नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत द टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के द टॉक टाइम में हम आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं वो बहुत खास हैं। वो हैं मध्य प्रदेश में संस्कृति के गहरे जानकार और लगातार सांस्कृतिक आयोजनों के पीछे की शख्सियत, जो पूरे मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजन कई सालों से करवा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संस्कृति के सलाहकार भी हैं। स्वागत करते हैं श्याम तिवारी जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। तो हम देख रहे हैं कि लगातार लंबे अरसे से देख रहे हैं, मैं तो आपको बहुत लंबे सालों से जानता हूं, सिर्फ संस्कृति की, मध्य प्रदेश में कहीं संस्कृति की बात होती है, कल्चर की बात होती है, फिर चाहे वो साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, एक ही नाम उभर के आता है, वो आता है श्याम तिवारी जी। तो तो लगातार कला, साहित्य और संस्कृति में इतनी विशेषज्ञता आपको कहाँ से संभव हुई है? नहीं, ये तो पता नहीं कि कहाँ से हुई, मैंने इसका कोई सोर्स बताने की स्थिति नहीं है। लेकिन कई बार पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है कि पिता भी साधक रहे हैं, पढ़ने लिखने में उनका योगदान था, और तो वो पढ़ते लिखते ही स्वाध्याय जो है। और अभी संयोग की बात है, चूँकि आपने एक जोड़ा है मुख्यमंत्री के सलाहकार वाला, तो अभी इंदौर में एक किसी कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ी सूचना दी है, उल्लेख किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है, वो स्वाध्याय है जी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा। हाँ, तो स्वाध्याय जो है, और चूँकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉमर्स का रहा हूँ, लॉ का रहा हूँ, साहित्य से कोई लेना नहीं था या संस्कृति से लेना नहीं था, तो धीरे धीरे डेस्टिनी जो ले गई, एक तो वो है, और फिर इसमें संयोग से, क्योंकि जीवन का जो शुरुआत की वो तो मीडिया से की थी जी। तो संयोग से जो शिफ्ट हुआ, भाग्य ने किया, जिसे भी किया, तो कुछ अच्छे जो लोग हैं, चाहे वो अशोक वाजपेयी हैं और कई लोग हैं, तो जिन्होंने मुझे इस तरह से जोड़ा और दुनिया बदली। सर, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे तब भी आप संस्कृति का काम देखते थे, उमा भारती आई तब भी आप सांस्कृतिक काम देखते थे, शिवराज जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया, और अब नए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आप पे बहुत भरोसा जताया और आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है, आपको उनका संस्कृति का सलाहकार बनाया है। तो ये क्या पद है और ये क्या जानकारी, माने ये कौन सी सलाह वाली चीज़ है? मुझे लगता है किसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली दफ़ा ये जिम्मेदारी या पद बनाया होगा। देखिए, अर्जुन सिंह जी हों या वीरेंद्र कुमार सकलेचा हों, तो 79 से मेरी नौकरी शुरू हुई, तो तमाम सारे जो लोग हैं, लेकिन जो ज़िंदा बचा रहने का जो सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने काम से काम रखे हैं, और इंटीग्रिटी अनडाउटेड होना चाहिए, दो, और साहित्य और संस्कृति का जो संसार है वो बहुत समृद्ध संसार है, तो आप अपने यदि काम कर रहे हैं तो फिर कोई संकट होने वाला नहीं है। एक व्यक्तिगत यदि सूचना दूँ, मतलब कि जैसे उमा भारती जब मुख्यमंत्री हुई, तब तक ये श्री राम तिवारी की पहचान थी कि सब श्री राम तिवारी जो दिग्विजय सिंह जी के आदमी हैं, आज भी हूँ, और जो संबंध उनसे हैं वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मानी, और जब तक जिससे भी संबंध हैं, चाहे वो राहुल भैया हों, चाहे वो लक्ष्मीकांत शर्मा होते या हरिभाऊ जोशी थे, जो भी डॉक्टर वाकण करो, सबसे जीवन का संबंध है, इसलिए नहीं है कि आप किसी पद पर हैं या नहीं हैं। तो जब ये हुआ कि यहीं पर संगठन की बैठक होना थी, मेरा कोई लेन देना नहीं था, और मैं हिट लिस्ट में था कि भाई ये तो दिग्विजय सिंह के आदमी हैं। तो स्वराज भवन का मैं डायरेक्टर था, और वन्या का नया काम माननीय विजय शाह मुझे लेके गए थे। तो जो आप काम कर रहे हैं उसका रिव्यू, क्योंकि लोगों ने शिकायतें कर रखी हैं, तो माननीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे उस वक्त, तो किताबें जो गई हैं मेरी लेकर, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बंदा तो अपने ही काम कर रहा है, और तो इसको कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, इसको ना कुछ बताना ना सिखाना है। तो कभी भी मुझे किसी भी पार्टी फोरम से, चाहे वो माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, कांग्रेस हो या बीजेपी, कुछ हो, मैं चूँकि अपना ही काम कर रहा हूँ, और उसमें मेरा ख्याल कोई खोट नहीं है मेरे मन में, तो इसलिए शायद जीवन चलता रहता है कि चलो भाई ठीक है।
हैं। सर, इस समय जो बड़ी चर्चा है वो विक्रमादित्य जी की है, हमारे मुख्यमंत्री, चूँकि उज्जैन से आते हैं, उनके दिल के बहुत करीब है विषय। दिल्ली में बड़ा नाटक हुआ जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की, उस आयोजन की, और आप विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक भी हैं। तो विक्रमादित्य जी की प्रासंगिकता आज क्यों ऐसी उभर के आ रही है, उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हम हृदय से आभारी, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी एक कार्यक्रम को लेकर या किसी एक चरित्र को लेकर तारीफ की हो। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि विक्रमादित्य का महत्व जो है वो कई कारणों से है, कि विक्रमादित्य ऐसी शख्सियत है जिन्होंने निर्णायक रूप से देश के गौरव को ऊंचा करने का काम किया। एक तरह से उनको फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी, वॉरियर भी कह सकते हैं, जिन्होंने विदेशी शकों को, आक्रांताओं को निर्णायक रूप से देश के बाहर, जहाँ से आते हैं रहने वाले, तो मूलतः चाइना के थे, लेकिन चीन से होते हुए, ईरान और इराक से होते हुए वो हिंदुस्तान में काबिज हुए थे, तो बाकायदा वहीं वो छोड़ कर आए। लेकिन भारत विखंडन का जो दौर है, देखिए, हम इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो उनका कोई संघर्ष सिकंदर से नहीं हुआ है। सम्राट अशोक हैं, बड़े वॉरियर हैं, लेकिन उनकी तलवार जो है वो कलिंग के या हमारे जो देश के लोग हैं उनके खून से रंगी हुई है। लेकिन विक्रमादित्य ऐसा कैरेक्टर है जिसके खून पर, जिनकी तलवार पर देशी लोगों का खून नहीं लगा हुआ है, विदेशियों से उन्होंने देश को। और सारी आप देखें, सारे दौर हों कि मराठा जो है सरदारों से लड़ रहे हैं, सरदार किसी और से लड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा जो कैरेक्टर है उसको डेलिबरेटली हमारे इतिहास से बाहर करने की कोशिश हुई। तो इसको भी ध्यान देने की बात है कि तो ये समय है कि जब हम ऐसे जो राष्ट्रीय चरित्र हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में ही, हीरो के अभाव में हम लोग लगातार इधर उधर घूमते रहे, है ना। अब जो सिकंदर आए तो उन्होंने कहा सिकंदर मैंने विश्व विजेता हो गए, तो कोई समझाने की कोशिश करे कि भाई सतलुज के पार वो बाहर आए नहीं इधर, और ऐसा क्यों हुआ कि भाई पोरस को, जो एक हम वो फिल्मी डायलॉग कि सब एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या व्यवहार करता है, लेकिन इसको भी समझने की जरूरत है। जब सिकंदर यहाँ से जा रहे हैं तब वो पोरस को न केवल उनका जो राज्य है जो सोकाल उन्हें जीता था, और दूसरा आम्भी कुमार जिनने सिकंदर को हमला करने के लिए बुलाया था, उसका राज्य भी पोरस को दे दिया। तो ऐसी कौन सी दोस्ती या प्रेम है? तो हिस्ट्री को नए सिरे से समझदारी के साथ देखने की जरूरत है। तो विक्रमादित्य एक तरह से इस सिलसिले की शुरुआत है। जी जी। मुझे लगता है आप जिन बता रहे हैं कि बहुत सारे गुमनाम स्वाधीनता आंदोलन के शख्सियत हैं, बहुत सारे गुमनाम नायक हैं, मुझे लगता है उनको सामने लाने का काम, जितने आपके वन्य प्रकाशन या आपको जो जो जिम्मेदारियां मिली हों वो नहीं की हों, उतनी मध्य प्रदेश में और किसी ने नहीं की होंगी। लगातार आप उस तरफ सोचते रहे और लगातार उन चीज़ों को लिखते पढ़ते और सामने लाते रहे। तो इसकी क्या वजह रही? मैंने बहुत सारी चीज़ों लोगों को आप सामने लाए। तो वजह नहीं सर, पागल बने। जैसे अभी भी जैसे वीर भारत का हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो संग्रहालय जो बनेगा वहाँ तो ठीक है कि एक सीमित स्पेस है पोटी महल में, जहाँ उज्जैन में करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की परंपरा जो लाखों साल पुरानी है, तो लाखों साल के जीवन में देश के किन किन ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की है। वो ऋषि वैज्ञानिक भी हैं, देवी चरित्र भी हैं, महादेव हों, राम हों, श्री कृष्ण हों, ये सब भी हैं। इसके अलावा और तमाम लोग हैं। तो अभी एक जो संकल्प किया, जिसका काम शुरू भी कर दिया है, कि देश के इतने लंबे इतिहास के फलक में केवल 5000 चरित्र छांटे हैं जिन पर मुझे मोनोग्राफ करना है जी। तो जिसमें विचार ये है कि जो जिसका भी उल्लेखनीय योगदान है, जैसे हम जब देवी अहिल्या की बात कर रहे हैं तो साथ साथ हम तुलसाबाई होलकर की भी हमको याद करना चाहिए, जो लगभग देश की पहली, मध्य प्रदेश की पहली फ्रीडम फाइटर हैं, वो जिनके नेतृत्व में लगभग 2000 महिलाओं का महिदपुर में सेक्रीफाइस हुआ। देवी अहिल्या की वो स्वतंत्र थी, लेकिन ये अपनी जगह है, लेकिन उनका जो योगदान है तो कितने लोगों को पता है। तो विचार है कि जिनने इस देश को बनाया है और एक शौर्य का भाव, एक वीरता का भाव दिया है, तो चाहे लेखक हों, कलाकार हों, वैज्ञानिक हों, सबके बारे में हमको चिंता करना चाहिए। तो कोशिश है, जितना हो जाएगा हो जाएगा। इस एक चीज़ के लिए आपके और योगदान की चर्चा होती, वैदिक घड़ी। उज्जैन में जो वैदिक घड़ी लग रही, मैंने
और जगहों पे जहाँ पे लगेंगी, तो वैदिक घड़ियों को निर्माण के पीछे आपकी एक शख्सियत है। तो वैदिक घड़ी को लोग कैसे समझें कि वैदिक घड़ी और हमारी जो आम दीवार घड़ी होती है उसमें क्या फ़र्क है और क्यों वैदिक घड़ी ज़रूरी है? देखिए, 2-3 चीज़ें कि वैदिक घड़ी हमारे, एक तो खैर में हम लोग जिस शहर से आते हैं, मानी मुख्यमंत्री हूँ चाहे मैं हूँ, उज्जैन से आते हैं, तो उज्जैन को एक गौरव ये भी है कि ये सृष्टि के आरंभ से ही, दुनिया के आरंभ से ही ये शहर मौजूद है। और इसके जो पालन करता है, ये सृष्टि के जो रचना करता है महाकाल, वो भी सृष्टि के निर्माण के साथ साथ उज्जैन में विराजित हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाकाल जो है वो टाइम का एक बड़ा रूप है। तो जो हमारी जो रेगुलर जो घड़ियाँ हैं, अब जाके ज़रूर हम डिजिटल फॉर्मेट में कुछ और सूचनाएं भी देने लगे, लेकिन सामान्य तो जो है, जो मैनुअल वॉच जो रही थी हैं, उसमें घंटा है, मिनट है, सेकंड है। उसके बाद फिर थोड़ा सुधार हुआ तो आपने वार संडे मंडे ट्यूसडे देना शुरू किया। लेकिन इतना भर जीवन या इतना भर समय नहीं है। ये समय की सिर्फ केवल पहचान है कि भाई हमको जो होना है। दूसरा जो बात है कि ये लगभग जो सोकॉल्ड विदेश टाइम का जो हम देखने की जो पद्धति है, ये करीब 150 साल पहले की है। 1888 या 84, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो तभी हमारे जो भारतीय कालगणना की जो परंपरा है, इसको भारत विखंडन के सिलसिले में आपका मनोबल तोड़ने के लिए, आपके मनीषा को ध्वस्त करने के लिए इस तरह की सारी चीज़ें शुरू हुई। तो एक कि हमने उसको फिर से जो कालगणना की जो पद्धति है, उसके वो इतना बारीक है कि उसमें कल्प का विषय भी है, युग का विषय भी है, वर्ष का विषय भी है, और छोटे छोटे जो समय की जो छोटी छोटी इकाई जो त्रुटि है, काष्ठा है, वहाँ तक भी हम देखने की करते हैं। और 2000 साल पहले भी यदि आज के दिन क्या हुआ होगा तो वो उस घड़ी में पता लगेगा, तो वो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। मुहूर्त की बात है। तो इस एक तो बात। अब जैसे हम घड़ी देखकर क्या ये अंदाज लगा सकते, जो भी हम मैंने भी पहनी, आपने पहनी, और जो भी होगा, कि हम जो पृथ्वी को बने हुए कितने कल्प हो गए हैं। तो चूँकि उज्जैन का रहने वाला हूँ, तो जैसे वहाँ पर 84 महादेव हैं, तो हर कल्प का एक महादेव है, उसके सबकी अपनी अपनी एक कथा है। अभी हम 85वें कल्प में जीवन जी रहे हैं। तो इन सारे 84 कल्पों का, तो इसका, इस काल का कौन आकलन करेगा? तो ये सब उसका विषय है। और निश्चित रूप से एक छोटी सी बातचीत में ये बताना संभव नहीं कि हम क्या क्या है, लेकिन यहाँ ये यूज़ एंड थ्रो वाला है कि हमको इतना ज़रूरत है कि भैया अभी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और हमारा काम हो गया। और लेकिन हम जीवन को समझने के लिए, काल का संबंध अंत में जीवन से है, सृष्टि से, हम उसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं। और इसीलिए जो हमारे पुरानी ऋषि वैज्ञानिक जो परंपरा रही है, तो वो बैठे बैठे चिंतन के ज़रिए या उनके पास जो भी उपकरण रहे होंगे, उन्होंने पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को समझने की जो कोशिश की है, वो ये जो काल की जो पद्धति है, वैदिक गणना की जो पद्धति है, वही उनका बुनियादी आधार रहा है। सर, बड़ी बात होती कि जो पौराणिक आख्यान है और जो इतिहास है, तो दोनों के बीच में एक जो सीमा रेखा होती है, तो कभी कभी लगता है कि दोनों बहुत जल्दी करीब आ जाते हैं, और कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए? सर, दिक्कत क्या है कि वीर भारत संग्रहालय का जो काम जानबूझ के इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम अपने बारे में, पिछले 250-300 साल में जो गुजरा है हमारे साथ, कि हमने मान लिया कि हम बेवकूफ़ हैं, और अंग्रेज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम कोने में जहाँ भी गए हैं, तो वो उनके उद्धार के लिए गए कि पढ़े लिखे तो हम ही लोग हैं। तो इस बारे में भी यही विषय जो आपने सवाल किया कि हम अपनी मनीषा को, अपने समय को, अपने गौरव को किस तरह से पहचानें। अब जैसे पौराणिक आख्यान की जो बात की है, तो पौराणिक आख्यानों को समझने की, डिकोड करने की हमने कितनी कोशिश की है। एक संक्षेप में जो छोटी सी बात मैं कहूँगा कि सृष्टि के निर्माण की जो सबसे पहली कथा हमारे यहाँ पौराणिक कथा मिलती है, वो मनु जो हैं वो नाव में सबको बिठा हाँ, तो ये नहीं है, ये तो आपके यहाँ मिल जाएगी और दूसरी परंपराओं में मिल जाएगी। जो हमारे यहाँ जो सबसे पहली कथा है, वो है मधुकैटभ वाली, कि महाविष्णु हैं
अगाध जल राशि है, पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ है। विष्णु है जो योग निद्रा में है, ब्रह्मा है जो चिंतन कर रहे हैं, वेदों का चिंतन कर रहे हैं, कलम नहीं है कहीं, कुछ नहीं, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, सिर्फ जल है और ये दो लोग हैं। विष्णु के कान के मेल से ये दो जीव निकलते हैं, मधुकैटभ, और थोड़े समय में ये दैत्याकार हो जाते हैं। अब इनको लगता है कि दुनिया के इस अगाध जल राशि के मालिक यही हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ब्रह्मा को देखते हैं, उन्होंने कहा ये थर्ड पार्टी कौन है, तो उसको परेशान करते हैं। तो ब्रह्मा को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ब्रह्मा की दोनों आँखें वो ले लेते हैं और कथा कहती कि वो रसातल या पाताल या जहाँ भी उनको छुपाते हैं, वेदों को छुपा देते हैं। ब्रह्मा परेशान होकर विष्णु के पास जा रहे हैं, जो विष्णु योग निद्रा में है, जागते हैं। तो इनका जो संघर्ष है लगभग 5000 साल तक मधुकैटभ के साथ होता है। वो विष्णु उनको पराजित नहीं कर पाते हैं। तो चतुराई के साथ विष्णु हमारे जिस तरह के हैं, तो चतुर वो भी हैं। तो वो मधुकैटभ से कहते हैं कि भाई आप 5000 साल तक आप लड़ रहे हो, लेकिन मुझे हरा नहीं पाए, इसलिए आप मुझसे वरदान मांगो। तो मधुकैटभ कहते हैं कि भाई साहब आप हमको नहीं हार पाए, हम बड़े वाले हैं कि आप बड़े वाले हो, तो आप उल्टे हमसे वरदान मांगो। तो विष्णु चाहते थे यही। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हत्या करना चाहता हूँ, आप बताओ अपना उपाय। तो भीष्म पितामह नहीं है, सलमान खान ने जो कहते सब मेरा कमिटमेंट जो कर लिया वो हो गया। हाँ। तो मधुकैटभ ने जो कमिट किया, उन्होंने कहा हाँ हम मरने के लिए तैयार हैं, पर वो ये कहते कि भाई साहब जहाँ जल न हो वहाँ हमको मारो, क्योंकि जल के अलावा कुछ था नहीं। तो विष्णु अपनी काया का महाविस्तार करते हैं और दोनों को अपनी जांघों पर लेटाकर उनकी हत्या करते हैं। अब पृथ्वी का जन्म यहाँ से हो रहा है। तो उनकी जो मैदा है, उनकी जो मज्जा है, उससे पृथ्वी का रचना होती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं 1 मिनट बात दूसरी भी ख़त्म कर दूंगा कि अभी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसर्च की है और 3-4 महीने इस बात को हुए हैं। तो उनका यह कहना है कि पृथ्वी को बने केवल 410 करोड़ साल हुए। भाई अभी कोई आख्यान पर आ गया, पौराणिक आख्यान, इसको दोनों को आप समझने की कोशिश करें। हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया वाले कर रहे हैं जी। फिर वो कहते हैं कि साहब जल ही है, जल में पृथ्वी छुपी हुई है। तो भूगर्भीय परिवर्तन जो हो रहे हैं, तो वो 310 करोड़ साल बाद जाके पृथ्वी का पहला उभार सिंहभूम झारखंड में मिलता है, दुनिया में कहीं भी। तो और उसके करीब 50-60 लाख साल बाद मध्य प्रदेश का जो नर्मदा वाला जो अंचल है, यहाँ ये उभार होता है। तो ये मोनाश यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं। और उसके बाद ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी अभी रिसर्च किया हुआ है। तो पृथ्वी पर जो मानव बसाहट है, जीवों की बसाहट है, मानव उसके बाद आए, वो लगभग 2 अरब साल पहले, 200 करोड़ साल पहले। तो 10 दिन पहले तक कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस सब ऐसा पुराण सब गब्बाजी फलाने दिखाना है। तो अब सारे वैज्ञानिक तथ्य सामने आते हैं। और एक अंतिम जो मैं छोड़, फिर आप जो भी पूछना पूछिए, कि अभी जो पहलगाम और सारा जो भी संघर्ष हुआ, इसमें भारत सरकार ने भार्गव अस्त्र का आविष्कार किया है। तो परशुराम को ही डेडिकेटेड है। परशुराम जो अस्त्र शस्त्र के जो अन्वेषण करता है, तो उन्होंने जो काम किया उसी को आधार बना के किया है। तो हम यदि अपने पुराने समय को देखें और खोज पड़ताल करें, तो हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें जो हमने भी कुछ हिंदुस्तान में कुछ सार्थक किया, इतना तो है ही। सर आपसे आखिरी सवाल ये है, वक्त कम है, कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, जो कल्चर की आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो आप अब और क्या चाह रखा है, मैंने आपने और क्या सोच रखा है कि मध्य प्रदेश में संस्कृति और किस रूप में आने वाले दिनों में सामने आएगी? अति संक्षेप में कि एक कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फिर घोषणा की है, वो बड़ी अजीब सी है। किसी एक बैठक में सरकारी अधिकारी सारे थे, अपने कहा ये श्री राम तिवारी हैं, लोग कहते हैं ये मेरे संस्कृति सलाहकार हैं, जो कि सच नहीं है। ये मेरे राजनीतिक सलाहकार भी हैं, संस्कृति राजनीति। तो संस्कृति और राजनीति, संस्कृति जीवन के हर पक्ष में है, साहित्य और कला और सब तो ठीक है, लेकिन विज्ञान है फलाना। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में हम विज्ञान में क्या संस्कृति का फलक हो सकता है, या जैसे देवी अहिल्या को लेकर हम जो काम कर रहे हैं, तो इसकी भी चिंता होना चाहिए कि 300 साल में हिंदुस्तान में एक अकेला शहर है जिसने, इंदौर, जिसने 300 साल में अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त किया है। तो देवी अहिल्या का जो प्रबंधन का जो मैकेनिज़्म है, उसको समझकर उससे कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। तो किया हम सब नहीं है,
तो विचार ये है कि संस्कृति के जो गहरे अर्थ हैं, केवल नाच गाना ही हमारा संस्कृति का काम नहीं है। जी, गंभीर शोध हो, तमाम विषयों पर हो, लाडली बहना या जो दो न्याय में सब में जो काम हो रहे हैं उसका भी अध्ययन विश्लेषण करना, ये भी संस्कृति का काम है, होना चाहिए। जी जी। तो ये मेरा निवेदन है, जितना मानो मानो, नहीं मानो मत मानो। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। मगर एक चीज़ हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं जब भी मंच से बोलते हैं तो उनके पास भी बहुत सारी गाथाएं हैं, चाहे वो किसी पुराण की हों या किसी पुरानी, वो जो सारी कथाएं हमने सुनी हैं उन सब का बड़ा लगातार रेफरेंसेस देते रहते हैं वो। तो क्या उनके पीछे भी स्वाध्याय स्वाध्याय नो डाउट। हाँ। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिन मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है उस गैलेक्सी में दो तो पहले ही थे। एक माननीय अर्जुन सिंह, वेल रेड मुख्यमंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह, वो भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन और एक तीसरा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव वास्तव में अपने स्वाध्याय के बल पर बहुत सारे जीवन के, विज्ञान के तमाम सारे विषयों पर गहरी रुचि और गहरा अध्ययन उस शख्स का है। और ऐसे आदमी के साथ काम करने में आनंद है। बिल्कुल। एक चीज़ और आपसे पूछना पड़ेगा, बहुत सारे जो संस्कृति, कला, नृत्य, संगीत के जो आयोजन होते हैं उनके पीछे भी आप होते हैं, तो वो सब अरेंज करना, बड़े बड़े कलाकारों को लाना, मध्य प्रदेश बुलाना, उनसे परफॉर्मेंस की, वो काम कितना कठिन होता है और वो किस तरीके से आप इतने सालों से लगातार करते आ रहे हैं? सर कठिन तो है सर, लेकिन यदि आप चीज़ ईमानदारी से कर रहे हैं, मैंने आप हंसेंगे, वीर भारत न्यास, विक्रमादित्य शोधपीठ और सलाहकार, किसी ने यह जानने की कोशिश की भाई तुम्हारे पास स्टाफ में लोग कितने हैं? हाँ, बिल्कुल, हम आते हैं तो अकेला डायरेक्टर का पद है विक्रमादित्य शोधपीठ में। हाँ। और आज से नहीं, पिछले 15 साल से, 20 साल जब से बना हुआ। वीर भारत न्यास में भी एक ही पद है और उसका भी कोई वेतन भत्ते कोई निर्धारित नहीं है। और सलाहकार तो आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो श्रीराम चौधरी बैठ के करें क्या? तो ठीक है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि जो मित्रों का संसार है मेरा बड़ा है, तो जिससे जो बोल दिया यार ये करना है, फलाना करना है, तो वो मदद हो जाती है। और क्योंकि इतना लंबा अनुभव है, तो आप यदि मुझे कहेंगे त्रिवेंद्रम में कोई काम है तो वहाँ लोग जुड़ जाएंगे कि हाँ ठीक है, तो ठीक है, हो जाए, चल जाता है। सर निश्चित ही आपकी ये जो इतने लंबे समय का जो काम है, काम करने का तरीका है, उससे एक मध्य प्रदेश की संस्कृति को पहचान मिली है। और मध्य प्रदेश सरकार और हम सब लोग, मध्य प्रदेश की जनता बड़ी आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और जो नए रूप में सामने आएगी और जो नए शोध सामने आएंगे जिस पे आपका खास फोकस है, उससे मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम अगली दफ़ा आपको फिर बुलाएंगे, फिर कुछ और ऐसी अच्छे मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू। तो ये थे मध्य प्रदेश के संस्कृति के जाने पहचाने चेहरे श्री राम तिवारी जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कल्चर, संस्कृति, संगीत और साहित्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमसे बताई। आने वाले दिनों में कुछ और शख्सियत से आपकी ऐसी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।